अ, ये बताइए कि तिथि किसको कहते हैं या तिथि क्या होती है? जी, नीतू जी ने हाथ खड़ा किया है और मैंने किया है। नीतू जी, आप अपना उत्तर दे सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी। तिथि, जैसा कि आचार्य जी ने बताया था कि सूर्य अपने सूर्य जो है जिस राशि में जिस दिन प्रवेश करता है उस दिन संक्रांति मानते हैं, और उससे अगले दिन का जो रहता है उससे तिथि शुरुआत होती है तिथि की। नहीं, ये सही उत्तर नहीं है। कोई और देना जी, चाहेंगे? संतोष जी? जी जी, संतोष जी ने हाथ खड़ा किया। जी, मेरा तो यही उत्तर था जो इन्होंने दिया है, वो गलत बता ही दिया आपने। अच्छा, कोई नहीं, मैं बताता हूँ फिर इसके बाद। ओम बिल्कुल जी, एक बार मैं कोशिश हिमांशु जी, करता हूँ। हिमांशु जी, जी बताएं। जी हिमांशु जी। ये 12 अंश जो 12 अंश जब सूर्य जो है अपने क्रांति वृत्त पे मूव कर लेता है तो उसको एक तिथि कहा जाता है, उसको एक तिथि समझते हैं। थोड़ा सा सही है लेकिन एकदम सही नहीं। एक अंश नहीं, एक अंश भी नहीं। एक अंश जब सूर्य चलता है तो वो एक सौर दिवस होता है। तिथि हम बोलते हैं जब चंद्रमा अमावस्या के बाद सूर्य से 12 अंश आगे निकल जाता है, तो जितने समय में चंद्रमा 12 अंश आगे निकलता है वो एक तिथि होती है। तो जब जी अमावस्या के समय सूर्य और चंद्रमा साथ साथ होते हैं, उसके बाद जब चंद्रमा सूर्य से 12 अंश आगे निकल आएगा तो पहली तिथि हो जाएगी, 24 अंश आगे आ जाएगा तो दूसरी तिथि हो जाएगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रमा सूर्य से 12 अंश की जो अंतर बढ़ता है उसके गुणक को एक तिथि का समय काल कहते हैं। तो सूर्य के बढ़ने की बात नहीं है, चंद्रमा के बढ़ने की बात नहीं है। चंद्रमा और सूर्य के बीच का अंतर जैसे जैसे 12 के गुणक में बढ़ता रहता है वो एक एक तिथि होती रहती है। तो तिथि हमेशा चांद्रमास की होती है, और जो एक अंश सूर्य जितने समय में चलता है वह एक सौर दिवस है, और वह सौर मास की इकाई होती है। उसे गते कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, उसे गते कहते हैं। जब हम तिथि निकाल रहे थे तो हमने देखा था कि तिथि का मतलब क्या होता है, चंद्र स्पष्ट माइनस सूर्य स्पष्ट। चंद्रमा में से सूर्य को घटाते हैं और 12 का भाग देते हैं। तो जितने समय में चंद्रमा सूर्य से 12 अंशों के गुणकों में आगे निकलता है उतने समय को एक तिथि कहते हैं। ओम बिल्कुल जी, एक प्रश्न है कि इसको कैसे याद रखा जाए। जैसे कि मुझे कंफ्यूजन रहता है कि चंद्रमा सूर्य से आगे निकलेगा या सूर्य चंद्रमा से आगे निकलेगा, तो इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स से कुछ लॉजिक है जिससे कि हमें ये पता है कि चंद्रमा ही सूर्य से आगे निकलता है। जी, चंद्रमा देखिए, जो पिंड पृथ्वी के निकट है उसकी गति तीव्र है। सबसे अधिक जो गति है ग्रहों में वो चंद्रमा की है, क्योंकि चंद्रमा जो है एक ही महीने में 12 राशियां घूम जाता है, पूरा चक्कर लगा लेता है। सूर्य को एक वर्ष लगता है पूरा एक चक्कर लगाने में। तो जो ज्यादा तेज चलता है वही आगे निकलेगा। और अगर हम इसको सूत्र रूप में समझना चाहें तो देखिए, गणितीय रूप से मैं आपको बताता हूं। जो इसका सूत्र है तो सूत्र है इसका चंद्र स्पष्ट माइनस सूर्य स्पष्ट बटे 12। तो स्पष्ट इसी से, सूत्र से ही स्पष्ट हो जाएगा कि चंद्रमा आगे निकल रहा है, क्योंकि चंद्रमा जब सूर्य से आगे निकलेगा तभी जो ऊपर वाला जो ये जो भाग है यह धनात्मक तभी होगा जब चंद्रमा सूर्य से बड़ा होगा, है ना। तो चंद्रमा ही सूर्य से आगे निकलता है।
जी जी बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको मैं थोड़ा सा और एक उसमें भी स्पष्ट करना चाहूंगा। ये सूर्य है, ये पृथ्वी का परिक्रमा पथ है, यहां पर कहीं पर मान लीजिए पृथ्वी है, और ये चंद्रमा का परिक्रमा पथ है। तो जब चंद्रमा यहां पर है तो सूर्य और चंद्रमा को पृथ्वी से जोड़ने वाली दोनों एक सीध में है, तो यह हो गई हमारी अमावस्या। जब चंद्रमा खिसक करके आ गया यहां पर, तो अब आपने देखा कि ये जो कोण बन गया ये 12 अंश आगे चल गया, तो ये हो गई हमारी प्रतिपदा। जब चंद्रमा आगे बढ़ते हुए यहां आ जाएगा तो ये 12 अंश और चल गया, यानी कि टोटल चल गया ये 24 अंश, तो ये हो गई द्वितीया। ऐसे ही चलते चलते जब चंद्रमा यहां पहुंच जाएगा तो ये जो कोण है ये हो गया हमारा पूरा 180 अंश का कोण। तो 180 बटे 12 बराबर 15, अर्थात 15वीं तिथि यानी कि पूर्णिमा। जब चंद्रमा यहां होता है अमावस्या के स्थान पर, तो सूर्य के प्रकाश से ढके होने के कारण नहीं दिखता, जिसको हम अमावस्या कहते हैं। और जब चंद्रमा यहां होता है पूर्णिमा के स्थान पर, तो चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण पूरा दिखाई देता है, इसको कहते हैं पूर्णिमा। इस हिस्से में जब चंद्रमा चल रहा होता है तो ये शुक्ल पक्ष है, क्योंकि चंद्रमा जो है उसका जो प्रकाशित भाग है वो बढ़ता रहता है। और इधर को जब चंद्रमा चल रहा होता है तब इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा का प्रकाशित भाग है वो घटता रहता है। अच्छा, अगर हमें ये पक्ष समझ में आ गए हैं तो क्या पंचांग को देखे बिना, आसमान को देखकर हम बता सकते हैं कि आज शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है? हाँ जी, बता सकते हैं। जी बता सकते हैं। कैसे दो बताएंगे? तीन दिन 2 दिन का कम से कम देखना पड़ेगा तब। जी जी, एक दिन तो नहीं, देख के डायरेक्ट तो नहीं बता सके। देखिए, अगर आपको सूर्योदय से पहले चंद्रमा दिख जाता है, जैसे हमारा ये है पूरब और पश्चिम की रेखा है ना, तो सूर्य और चंद्रमा जब बराबर हैं तो हमें तो दिखाई नहीं देगा। जब चंद्रमा आगे निकलेगा तो सूर्योदय से ठीक पहले हमें चंद्रमा दिखाई देगा। और इस जो चंद्रमा दिखाई देगा, इसकी भी एक खास बात पता है क्या होगी, कि अगर ये चंद्रमा का गोला है तो इसका ये वाला हिस्सा प्रकाशित होगा जो पूर्व दिशा की तरफ है। तो अगर चंद्रमा का पूर्व दिशा की तरफ को प्रकाशित हिस्सा प्रकाशित है तो यह शुक्ल पक्ष की निशानी है। आप कभी चंद्रमा को देखें, मान लीजिए ये चंद्रमा आपको दिखाई दिया और आपने ये देखा कि इसका ये वाला हिस्सा प्रकाशित है जो पूर्व दिशा की तरफ है, तो इसका मतलब है कि यह शुक्ल पक्ष है। और अगर आपने चंद्रमा ऐसा देखा कि उसका पश्चिम दिशा की तरफ का वाला हिस्सा प्रकाशित है, तो यह कृष्ण पक्ष की निशानी है। एक ही दिन में आप सूर्य को देखकर यह बता सकते हैं कि पक्ष कौन सा है। इसका ना कभी अभ्यास करके देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। जी किसी जी दिन धन्यवाद। ऐसे ही किसी दिन ऐसे निकल के चंद्रमा को देखिए और फिर ये अंदाज लगाइए कि आज शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष। देखिए, पंचांग जो होता है ना, इसकी खास बात यह है कि यह प्राकृतिक तथ्यों का हमारी भाषा में निरूपण है। हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, हम अपने भाव को हिंदी में व्यक्त करते हैं, तो कोई चीज जो वास्तव में घट रही है उसको हम हिंदी भाषा में लिखते हैं ना, हिंदी लिपि में लिखते हैं। तो ऐसे ही जो अंतरिक्ष में घटित हो रहा है उसको हम पंचांग में लिखते हैं। तो अगर हम लिख रहे हैं कि शुक्ल पक्ष है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम आसमान में देखकर यह बता सकें कि हाँ शुक्ल पक्ष है कि नहीं है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष या तिथि जो है ये पूरी तरह से गणितीय है, वो गणित से निकालने की हमारी विधि है, लेकिन वो वास्तव में आसमान में होती है। तो इसका थोड़ा सा अभ्यास करके देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। चंद्रमा का कितना हिस्सा प्रकाशित है, अगर आप इसका अंदाज लगाएं कुछ समय के लिए,
तो आप जो है आसमान देखकर भी यह निकालना सीख जाएंगे कि ये शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि है या कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि है। मोटा अंदाज तो आप लगा ही लेंगे। अगर चंद्रमा सिर्फ ऐसा दिख रहा है, पूर्व की तरफ प्रकाशित है, तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि ये शुक्ल पक्ष की या हमारे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या द्वितीया तिथि है। और फिर इसको पंचांग में चेक करके देखिए कि सच में ऐसा है या नहीं है। जब आप इसके अभ्यास में अभ्यस्त हो जाएंगे तो किसी भी पंचांग की त्रुटि को आप ऐसे ही पकड़ लेंगे। इस विषय में अगर कोई और प्रश्न न हो तो फिर मैं कोई दूसरा प्रश्न पूछता हूं। एक प्रश्न था जी। जी, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो फिर जैसे ग्रहण होता है छाया पड़ने के कारण से, तो वही वैसे ही लगभग स्थिति हमें पूर्णिमा की दिखाई दे रही है। तो मतलब वो थोड़ा सा समझना चाह रहा था। चलिए मैं बता देता हूं। एक्चुअली क्या है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों, इन तीनों का ना तल एक नहीं है। चंद्रमा का जो पथ है वो इस तरह का है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। ये लगभग पृथ्वी के अक्ष पर ये तकरीबन 4 अंश, 4 से 4.5 अंश के बीच में तिरछा है, झुका हुआ है। तो जब पूर्णिमा होती है ना, तो और अगर चंद्रमा यहां पर है तो है तो पूर्णिमा में, क्योंकि सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, लेकिन पृथ्वी की छाया क्षेत्र में नहीं है। जब चंद्रमा राहु या केतु यानी इन कटान बिंदुओं के निकट होता है तब वो पृथ्वी के छाया क्षेत्र में आता है। तो चंद्रमा अपनी परिक्रमा में पूर्णिमा के समय हर समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो। वो तो जो मैंने आपको ये वाला चित्र बना के दिखाया, इस वाले चित्र के साथ तो समस्या ये है कि मैं द्विआयामी चित्र बना रहा हूं तो वो आपको एक सीध में दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में होता ये है कि ये एक सीध में नहीं होते। चंद्रमा जो है, अगर ये सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है, तो चंद्रमा पूर्णिमा के समय कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है। जब यहाँ होता है तो ग्रहण पड़ता है। ऐसे ही अमावस्या के समय कभी सूर्य, चंद्रमा यहाँ होता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ। और अगर यहाँ हो, तीनों एक सीध में आ जाए तो ग्रहण पड़ता है। और ऐसी घटना पूरे वर्ष भर हर अमावस्या या हर पूर्णिमा को नहीं होती, कभी कभी होती है। जी जी जी, अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो फिर मैं एक प्रश्न और रखता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ? जी जी जी, वो जैसे संधि काल का विषय था, तो जैसे हम दिन के बीच में संधि, जो संध्या का समय होता है, वो दिन के समय के अंतर्गत ही होता है। तो ऐसा ही मुझे ये समझना था कि जैसे 14 मनवंतर हैं, तो 14 मनवंतर के बीच में जो संधियां हैं तो वो मतलब जो, या एक उसमें भी चतुर्युगी में भी संधि काल होता है। आपके जो 4 युग हैं तो उसमें भी बीच में संधि होगी। हाँ जी। तो जी, तो वो संधि वो अलग से समय होता है। उस समय में क्या होता है, उस समय में सृष्टि की क्या स्थिति रहती है, या इस तरह से कुछ जानना चाह रहा था मैं। शायद आप प्रश्न समझ पाए होंगे। मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं। देखिए, मैं पूरी विनम्रता से निवेदन ये करूंगा कि ये जिस तरह के सवाल है ना, थियोसॉफिकल मतलब थियोलॉजिकल क्वेश्चंस, इन सवालों का ना तो कोई प्रामाणिक उत्तर है और ना ही इन सवालों के उत्तर से कोई अंतर पड़ता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये कहा है कि जब जब जिस जिस स्तर तक उत्पत्ति सृष्टि होती है उस स्तर तक प्रलय भी होती है। तो उसमें भी वो संधि काल के समय में जलप्लाव मानते हैं। पुराणों में कुछ और होगा, कहीं और किसी आदमी ने कुछ और कहा होगा।
आप यकीन जानिए मैं बिल्कुल नहीं जानता कि जल प्रवाह संधि होती है या नहीं होती, या कब हुई होगी, या इसी अवधि में होती है कि नहीं होती, या इस समय सृष्टि रहती है या नहीं रहती है, या अगर सृष्टि रहती है तो उसमें से कौन कौन से जीव रहते हैं, कौन से नहीं रहते हैं, या किस स्थिति तक रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष की गणनाओं में इस चीज से अंतर भी नहीं पड़ता। ये प्रश्न ना, इस तरह के प्रश्न आपको विषय से भटकाएंगे। जी जी जी। तो ये लेकिन ऐसे ही इतना तो, है कि हाँ इतना तो हम जान ही सकते हैं उसमें कि वो जो समय बीच का जो समय है, वो जैसे दिन का समय हमारा और उसमें संधि काल जो है वो पूरे दिन के 24 घंटे मान के चले तो उसी के अंतर्गत है वो संधि काल। तो क्या वो संधि काल भी उसी समय जो पूरा अंतराल है, मान लीजिए चतुर्युगी का अंतराल पूरा 4 कितना होता है 43 लाख 32,000, 43,32,000। जी जी जी। 43,20,000 वर्ष में 20,000, ठीक ठीक जी। चतुर्युगों के बीच की संधियां हैं वो उसके अंतर्गत ही शामिल है। एक्चुअली ना, जैसे मैं आपको बताऊं युग व्यवस्था का क्या है, कि जो कलयुग है, ये चारों युग जो है ना, ये इस तरह से हैं कि 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष और 4000 वर्ष, और इनमें इनके दशमांश के बराबर की संधि शामिल है। यानी कि इसमें 100 वर्ष दशमांश 1000 का 100, 1000 का 100, ये पूर्व और अंत की संधि। ऐसे ही यहाँ पर 200 वर्ष और यहाँ 200 वर्ष, यहाँ मैं दिव्य वर्षों की बात कर रहा हूं। हाँ, यहाँ 300 वर्ष और यहाँ 300 वर्ष, और ये 400 वर्ष और ये 400 वर्ष, इस तरह का है कुछ इनका सिस्टम। और ये टोटल मिलकर के संधि काल समेत 43,20,000 वर्ष का समय बनता है। जी ठीक, समझ में आ गया। तो वो संधि काल चतुर्युगी के काल में शामिल है। अच्छा, दूसरी एक चीज और भी है कि जो संधि काल है ना, ये 2 काल खंडों के बीच का समय है। आप दिन के साथ दिन को एक कालखंड के रूप में आप उसके मतलब अच्छी तरह से स्पष्टता से समझ पाते हैं, लेकिन युग को एक कालखंड के रूप में हम उतने मतलब उसको हम ना दिन की तरह से ही देखते हैं कि जैसा अहोरात्र होता है ऐसा ही कोई युग भी होता होगा, या ऐसा ही कोई कल्प भी होता होगा। जैसा हमारे दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है और सूर्यास्त पे संध्या, और अगले दिन के सूर्योदय का पूरा दिन हो गया। तो हम इसी कंसेप्ट के साथ कल्प को भी समझते हैं। कल्प के आरंभ में कोई सूर्योदय नहीं हो रहा है, कल्प एक कालखंड है। ऐसे ही मनवंतर एक कालखंड है, ऐसे ही युग जो है कालखंड है, और 2 कालखंडों के बीच की संधियां होती हैं। वो कालखंड एग्जैक्टली जैसे हमारा अहोरात्र है उसी की नकल नहीं है। तो उनके बीच में संधियां हैं। जैसे दिन में संधियां होती हैं, 2 दिन के बीच में संधियां होती हैं, एक अहोरात्र में रात्रि और दिन के बीच में संध्या होती है, तो 2 कालखंडों के बीच में संधि होती है। उस अर्थ में इसको समझने का मतलब उस दर्शन से इसको समझने की आवश्यकता है। जी, वहां पर जो वो संधि का कालखंड भी अलग ही गिना जाता है, ये अभिप्राय हुआ। यहाँ हाँ, पर अलग नहीं गिना जाता दिन रात में। नहीं, गिनने के ऊपर है। एक दिन 60 घटिका होता है, ये बात सही है। जो संधि काल है वो इस घटिकाओं में अंतर्निहित है। प्रहर जो ऐसे गिने जाते हैं, हाँ, जब प्रहर गिने जाते हैं तो पहला तो प्रहर, दूसरा प्रहर, तो छोटे कालखंडों के बीच में संधियां नहीं गिनी जाती, लेकिन सिर्फ गणना के लिहाज से नहीं गिनी जाती। व्यवहार में तो जो हमारा प्रथम प्रहर है उसमें जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो तो संधि का ही समय है ना, उसी का ही तो नाम है वो। जब अभी सूर्योदय हुआ नहीं है और प्रकाश आ गया है, तो वो जो संध्या काल है, जब हम सायंकाल जब हम संध्या करते हैं तो वो जो समय है संध्या का, उसको हम व्यवहार में तो लाते हैं ना, दिन के काल की गणना में उसे नहीं गिनते। वो 60 घटियों में या 24 घंटों में शामिल है। तो ऐसे ही चतुर्युगों की जो संधियां हैं वो 43,20,000 वर्ष की अवधि में शामिल है। एक नाम मनवंतर जी नाम
नाम अगर बदल लें हम, मान लीजिए प्रहर की संख्या कम करके बीच में उसको संधिकाल नाम दे दें, तो वही व्यवस्था बन जाएगी। हाँ बन जाएगी, लेकिन दिन में ऐसी, दिन के प्रहरों में या दिन के कालखंडों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन व्यवहार में है। संध्या अलग है, ब्रह्म मुहूर्त का समय अलग है। आप अगर पौराणिकों में जो व्रत पर्व त्योहार जो चलते हैं तो उसमें प्रदोष काल है जो संध्या के समय के लिए कहा जाता है, तो वो भी एक तरह से संधि का काल है, उसकी एक अवधि भी है। तो प्रदोष का जो लोग व्रत रखते हैं वो संध्या की उस संधि काल की गणना करते हैं और उसी संधि काल में अपना व्रत रखते हैं। तो जी व्यवहार के हिसाब से चीजें अलग हैं, बट संधि काल होता है सब जगह, दो कालखंडों के बीच में संधि काल है। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, अगर प्रश्न नहीं है तो मेरा एक प्रश्न ये है कि मुझे ये बताएं कि राहु और केतु क्या होते हैं। हिमांशु जी, आप देखिए किन से जवाब लेना है, आप तय कर लीजिए। जी जी, मैं देख लेता हूँ। हिमांशु। आप ही हैं, आप ही दीजिए उत्तर। अच्छा मैं जी, राहु और केतु दो बिंदु हैं जो चंद्रमा जिस पथ पे घूमता है और सूर्य जिस पथ पे घूमता है, उन उन दोनों के कटान बिंदु को राहु और केतु बिंदु के नाम से कहा गया है। वो कौन सा राहु है कौन सा केतु है वो मुझे भी याद नहीं आ रहा। आप इसको ना, अंग्रेजी में जो नाम है राहु का नाम है असेंडिंग नोड। जी असेंडिंग नोड राहु को अगर आप अंग्रेजी नाम याद रखेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जी जी और केतु के लिए बोलते हैं डिसेंडिंग नोड। तो तो इससे असेंडिंग का मतलब जब ये चंद्रमा अपनी परिक्रमा करते हुए जब सूर्य की तरफ को जा रहा है, सूर्य की तरफ को चढ़ रहा है, तो ये वाला बिंदु राहु कहलाता है। और जब चंद्रमा जो है वो सूर्य से दूर जा रहा है और तब जिस बिंदु को काटता है उस बिंदु को केतु कहते हैं। ये तब एंटी आप क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में नहीं, आप ऐसे समझिए कि पृथ्वी के घूमने की दिशा ये है, पृथ्वी के घूमने की दिशा में मैंने ये चंद्रमा को घूमते हुए दिखाया है। जी ना, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के घूमने की दिशा में ही चल रहा है, पृथ्वी के साथ साथ ही। तो ऐसे में जब वो सूर्य की तरफ को जा रहा होता है और तब पृथ्वी के पथ को काटता है तो वो राहु कहलाता है। और जब वो सूर्य से दूर जा रहा हो और पृथ्वी के परिक्रमा पथ को काटता है तो उसे केतु कहते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। तो अब मुझे बताएंगे कि ऋतुएं कितनी होती हैं और ऋतुओं का क्रम बताएंगे, क्रम से। ओम जी जी, ऋतुएं 6 होती हैं। वो जी। क्रम कहाँ से आरंभ होता है ये मुझे नहीं याद है। शिशिर ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत, शिशिर। वसंत और हेमंत ऋतु आप दो छोड़ रहे हैं, हाँ, वसंत और हेमंत। जी जी, तो इनको ये क्रम आरंभ। से याद करेंगे। हाँ तो जब हम क्रम से इसे समझेंगे तो ये होगी हमारी वसंत, वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत और इसके बाद शिशिर। तो अब मुझे
इन ऋतुओं के जो वैदिक महीनों के नाम हैं, कौन कौन से ऋतु के कौन कौन से महीने होते हैं वो बताएंगे। जी, संतोष जी ने हाथ खड़ा किया। जी जी, ज्यादा अच्छी तरह तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बसंत ऋतु जो होती है, जो हमारा संवत्सर शुरू होता है तो वसंत ऋतु से ही होता है। तो 2 महीने तो वो हो गए, चैत्र और वैशाख, ये वसंत के हो गए। और चैत्र वैशाख के बाद ये जो है वैशाख जेठ, चैत्र और वैशाख, और वैशाख ज्येष्ठ ज्येष्ठ और आषाढ़, आषाढ़। जी ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म होता है, श्रावण हाँ भाद्र वर्षा जी होती है, हाँ जी अश्वनी और कार्तिक जो है शरद होता है, तो माघ शीत और पौष जो है शिशिर होता है, और उसके बाद जो है माघ और फागुन जो है हेमंत होता है, फिर ये शिशिर होता है। सॉरी, माघ शीत और पौष जो है हेमंत होता है, माघ और फागुन शिशिर होता है। बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने आपसे जो पूछा था वो वैदिक नाम पूछे थे महीनों के। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये लौकिक नाम है जो लोक में प्रचलित हैं। आचार्य जी मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल। ये बसंत है जी मधु माधव मास, ग्रीष्म शुक्र शुचि मास, वर्षा नभस नभस्य, और शरद ईश ऊर्ज, हेमंत सह सहस्य, और शिशिर तपस तपस्य। बिल्कुल सही बात। नभ नभस्य, इश ऊर्ज, सह सहस्य, और तपः तपस्य। अच्छा, ये वैसे तो विषय आ चुका है। इन ऋतुओं में जो राशियों के नाम हैं वो कौन बताएगा? जी, प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं। जैसे हमने वसंत ऋतु के 2 महीने गिन दिए, लौकिक नाम भी और वैदिक नाम भी, तो ज्योतिष की भाषा में वसंत ऋतु में जो राशियां हैं वो कौन सी हैं? ऐसे ये सभी ऋतुओं में कौन कौन सी राशियां हैं? भीम कृष्णा जी ने हाथ खड़ा कर रखा है। ओम। जी आप बताएं। जिस मास का नाम है उसी राशि से मास आरंभ होता है, ये बताया गया था। जिस राशि के नाम का सौर मास है उस मास को संक्रांति के बाद शुक्ल पक्ष आएगा, उसी नाम से चंद्र मास का शुक्ल पक्ष होता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये तो मासों के नामकरण की हो गया ना। राशि की संक्रांति कौन सी होगी? वसंत ऋतु में कौन कौन सी राशियां होंगी? मेष और वृषभ। नहीं, इसमें होंगी आपकी मीन और मेष। मीन और मेष। ग्रीष्म में होंगी आपकी वृषभ और मिथुन। वर्षा में होंगी आपकी कर्क और सिंह। शरद में होंगी आपकी कर्क सिंह, कन्या और तुला। हेमंत में होंगी आपकी वृश्चिक और धनु। और शिशिर में होंगी आपकी मकर और कुंभ।
अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इन ऋतुओं का अयन और विषुव बिंदुओं से क्या संबंध है? संतोष जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बोल सकती हैं। जी वो पहले का ही खड़ा है, मुझे हाथ जो है हटाना नहीं आता किस तरह से। अच्छा, आप उसी को फिर से दबाएंगे ना हाथ को, तो वो नीचे हो जाएगा फिर। विभू जी एक बार प्रश्न फिर से रख दें कृपया। जो हमारे चार मतलब उत्तरायण, दक्षिणायन, वसंत संपात और शरद संपात, ये जो चार बिंदु हैं, अयन और विषुव बिंदु, उनका ऋतुओं से क्या संबंध है? वसंत संपात वसंत ऋतु का मध्य बिंदु है जो, और बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से जो कि चित्र अगर आपको याद होगा तो जो वसंत संपात है वह वसंत ऋतु का मध्य बिंदु है, और शरद संपात जो है वो शरद ऋतु का मध्य बिंदु है। यानी कि जो हमने यहां लिखा था, ये यहां बीच में, इनके बीच में आएगा आपका वसंत संपात। यानी जब वसंत संपात का दिन होगा तो उसमें चैत्र मास समाप्त होगा और वैशाख मास आरंभ हो रहा होगा। ग्रीष्म और वर्षा के बीच में आता है आपका दक्षिणायन बिंदु। यानी दक्षिणायन के समय ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाएगी और वर्षा ऋतु का आरंभ होगा। फिर आपका आया शरद ऋतु के बीच में आया आपका शरद संपात, और हेमंत और शिशिर ऋतु के बीच में आया उत्तरायण। तो देखिए, जो वसंत संपात और शरद संपात हैं, ये ऋतुओं के मध्य बिंदु हैं। और कौन कौन सी ऋतुओं के? वसंत संपात वसंत ऋतु का मध्य बिंदु है, और शरद संपात शरद ऋतु का मध्य बिंदु है। अयन बिंदुओं में ये दो ऋतुओं के संधि काल पर हैं। दक्षिणायन जो है वो ग्रीष्म और वर्षा के बीच में है, और उत्तरायण जो है वो हेमंत और शिशिर ऋतु के बीच में होता है। यानी दक्षिणायन के समय ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाती है और वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, और उत्तरायण के समय हेमंत ऋतु समाप्त हो जाती है और शिशिर ऋतु का आरंभ होता है। जी बिल्कुल, ये सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए। हाँ, इसीलिए मैं इन सबको एक ही ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूं, ताकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे तो आपको सारी चीजें एक साथ ही दिखाई देंगी। ओम जी जी, एक प्रश्न है इस विषय में, पूछना चाहती हूँ। जी जी। जी, ये दो ऋतुएं तो अयनों से शुरू हो गई, बाकी की चार ऋतुएं और बची, तो उनका कैसे पता लगाया जाए, कहाँ से शुरू होती है? देखिए, दो बिंदु तो ऐसे हैं जो दो ऋतुओं के बीच में आते हैं। दक्षिणायन हमारा ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बीच में आता है, तो दक्षिणायन के समय हमारी ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई और वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। दरअसल इन चारों बिंदुओं के बीच में देखिए 12 महीने हैं, और बिंदु हमारे पास 4 हैं, तो इनके बीच में कितने महीने होंगे? इसके और इसके बीच में होंगे हमारे पास 3 महीने। दक्षिणायन और शरद संपात के बीच में भी 3 महीने होंगे, मतलब 3-3 महीनों के 4 भाग हो गए ना ये एक वर्ष के। लेकिन ऋतु होती है सिर्फ हमारी 2 ही महीने की। तो इसलिए जो वसंत संपात है उससे हम ये समझें कि हमारी वसंत ऋतु का 1 महीना पूरा हो गया और 1 महीना अभी होना बाकी है। और दक्षिणायन पर हम ये समझेंगे कि ग्रीष्म ऋतु के दोनों महीने पूरे हो गए और 2 महीने होने अभी बाकी हैं, वर्षा ऋतु के होंगे।
तो जो हमें हमारे वैदिक ग्रंथों में मिलता है, जो वेदांग ज्योतिष में जो मिलता है, उसमें उत्तरायण को प्रमुख माना गया है। उत्तरायण को हमने एक बार पहचान लिया तो उत्तरायण से हमारी शिशिर ऋतु आरंभ हो रही है। फिर हमारे बाद के ज्योतिष ग्रंथों में, इवन वेद में भी कहीं कहीं जो है वो, कहीं कहीं नहीं, वेद में मेरे ख्याल में वसंत ऋतु को ही प्रारंभ मान रखा है। वहां वसंत ऋतु से आरंभ है, मधुमाधव से ही वर्ष का आरंभ है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग रहा है। जैनियों के अगर आप ज्योतिष ग्रंथ देखेंगे, जो सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति हैं उनके, उसमें वहां दक्षिणायन से वो स्थिर करते हैं। लेकिन जो भी संस्कृतियां करती हो, चाहे भारत में हो चाहे कहीं भी हो, वे सिर्फ इन 4 बिंदुओं से ही ऋतुओं का नियमन करती हैं। जी, अच्छा एक चीज और बता दीजिए मुझे, फिर आज का समय देखते हैं जैसा आप आदेश होगा, कि जो हम मल मास कहते हैं या जिसे अधिमास कहते हैं या जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, उसकी परिभाषा बताई थी आचार्य जी ने, वो क्या है? ओम, जी हम ये सौर मास, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष को जब देखते हैं तो 32 महीने के बाद जो डिफरेंस आता है दोनों में वो लगभग 1 महीने का होता है। तो वो जो जी एक्स्ट्रा होता है, तो दोनों को मैच करने के लिए एक एक्स्ट्रा बोल देते हैं, वो एज ए मल या एक्स्ट्रा, तो उसको मल मास कहते हैं, मल माह कहते हैं, ताकि फिर से जो है वो एक साथ सौर वर्ष और चंद्र वर्ष जो है एक साथ फिर से चल सके। और जिस समय वो मलमाह लग रहा होता है, तो जो पिछला महीना रहता है वही नाम उस मलमाह का भी दे दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और जो इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम कहें तो असंक्रांति मासो मल मासः, पारिभाषिक रूप से अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे असंक्रांति मासो मल मास, जिस चांद्रमास में कोई संक्रांति घटित नहीं होती है उसको हम मलमास कहते हैं। अच्छा, ऐसे ही एक दिन की परिभाषा बताइए तो, जो आचार्य जी ने बताई थी आपको। ओम जी दिन है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय को दिन कहते हैं, और एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक को दिवस कहते हैं। जी, तो इसको अगर आप ना थोड़ा सा मतलब जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं ना, तो अगर हम उसे टेक्निकल शब्द यूज करते हैं तो थोड़ा सा जरा उसे समझने में, और उदयाद उदयम, दिवस, उदय से लेकर के अगले उदय तक, किसके? सूर्य के। तो अगर इस भाषा में आपने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। अगर टेक्निकली भाषा में बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। उदयाद उदयम दिवस, सूर्य के उदय से लेकर के अगले उदय तक जो काल की अवधि है वो एक दिन कहलाता है। तो बड़ा अच्छा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरह से थोड़ा बार बार रिपीटिशन करते रहेंगे, पुनरावृत्ति करते रहेंगे, तो आप सब लोगों को भी चीजें याद भी होती चली जाएंगी। ओम ओम आचार्य जी, जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस मास में 2 संक्रांति होती है, जी जी
उस समय क्या होता है? ऐसा होता है, उसे बोलते हैं क्षय मास। अच्छा, ये तो और बहुत ही कम आता है ना? जी, क्षय मास का ऐसा है कि ये 119 वर्ष या 14 वर्ष, मतलब जब आता है तो उसके 14 वर्ष बाद दोबारा आता है, और फिर उसके बाद फिर 119 वर्ष बाद ही आएगा। और अच्छा, जिस वर्ष में एक क्षय मास होगा, उस वर्ष में 2 अधिमास भी होंगे जरूर। अच्छा, ये अनिवार्य है। जिस वर्ष में एक क्षय मास होगा, उस वर्ष में 2 अधिमास होंगे। सामान्यतः एक वर्ष में, ये मतलब 2.5 साल बाद 32 महीने बाद एक अधिमास आता है। ये बहुत ही रेयर घटना है, कभी कभी होती है। मेरे ख्याल से आज से पहले जो क्षय मास आया था वो शायद पौराणिक पंचांगों में 1980 के आसपास आया था, ऐसा मेरे सुनने में है। तो अभी क्षय मास को आने में बहुत समय है। मतलब 119 साल के बाद आएगा अभी? जी, हाँ, लगभग अभी मान ले तो 119 साल के बाद आता है ये। मतलब हाँ, 100 जब आता है तो उसके 119 साल बाद आएगा, और 119 साल के फिर 14 वर्ष बाद आएगा, और उसके बाद फिर अच्छा, 119 वर्ष बाद आएगा। अच्छा। कुछ इस तरह की इसका साइकिल चलता है। जी, नायब आर्य जी ने हाथ खड़ा किया हुआ, ओम। आप अपनी बात रख सकते हैं। जी। आचार्य जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, जैसे ये सृष्टि संवत है, जी, वैसे तो आर्य समाजों में तकरीबन चलता है 1,96,68,53,123 ऐसे कुछ चलता है। जी, लेकिन जैसे अभी हमारे आचार्य जी ने अभी इसमें पढ़ाया हमारे को 1,97,39,29,124 वर्ष चल रहा है, ऐसा कुछ है। जी। तो क्या इसका वेद में कोई प्रमाण है? तो कौन से वेद में है? ऐसा कुछ हो तो थोड़ा जानकारी देंगे प्लीज। नहीं, देखिए, वेद में जो भी जानकारी है वो बहुत ही सूत्र रूप में है। अथर्ववेद का एक मंत्र है जिसमें हमें यह बताया गया है कि एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं, तो वहाँ 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की बात है। इसके अलावा वेद में युग व्यवस्था में या इससे संबंधित संधि काल से संबंधित कोई संदर्भ मेरी जानकारी में नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है वेद में नहीं है। ये जो 196 और 197 का है, इसमें आप देखें कि वर्तमान वर्ष का जो आर्ष पत्रकम है और इससे पिछले 2 आर्ष पत्रकम जो हमारे प्रकाशित हुए हैं, यानी कि शक संवत 1942 और 1943, इस 2 में मेरा एक लेख प्रकाशित है जिसमें सृष्टि संवत का गणितीय सत्यापन दिया हुआ है। और इस वर्ष के 1944 वर्ष का जो हमारा आर्ष पत्रकम है, इसमें सृष्टि संवत का ऐतिहासिक सत्यापन दिया हुआ है। ऐतिहासिक सत्यापन में मैंने ऐतिहासिक ग्रंथों से वो उल्लेख दिए हैं जो प्राचीन समय में कि 197 का क्या मतलब कौन सा रहा है। देखिए, महर्षि ने एक बात इसमें बड़े स्पष्ट रूप से कही है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, कि जो सृष्टि संवत है, जो ये सृष्टि संवत है, इसका प्रचार प्रसार हमेशा रहा है और ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है। मतलब उनके शब्द हैं कि यही इतिहास पर्यंत सब आर्यवर्त देश में एक सा वर्तमान हो रहा है और सब पुस्तकों में इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता है। किसी प्रकार का इस विषय में विरोध नहीं है, इसको अन्यथा करने का किसी में सामर्थ्य भी नहीं है। तो जो लेख है सृष्टि संवत का ऐतिहासिक सत्यापन, उसमें मैंने प्रश्न रखा है कि ये महर्षि जिसके बारे में कह रहे हैं कि जो एक सा वर्तमान हो रहा है, तो जो एक सा वर्तमान हो रहा है, तो इसमें मैंने जो भी आपको प्रमाण दिए हैं वो ब्रह्मगुप्त विरचित ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के हैं, भास्कराचार्य जी के सिद्धांत शिरोमणि है, और तो और मोहम्मद गजनवी के समय में उनका एक इतिहासकार भी भारत आया था अल बरूनी नाम से। उनकी एक पुस्तक है किताबुल हिंद, उसमें भी जो उन्होंने सृष्टि संवत का जिक्र करा है वो 1,97,करोड़ है। उनके पुस्तक में जो उन्होंने दिया है अपने समय के लिए वो 1,97,29,48,132 है। तो जो ऐतिहासिक सत्यापन में मैंने इसमें बहुत सारे उल्लेख दिए हैं, सिर्फ वहीं के नहीं है, जॉर्ज बुलहर है उनका है, लॉरेंस फ्रांस कीलहॉर्न है उनका है, एक रंगनाथ मिश्र का है, जो पंडित रंगनाथ मिश्र है, ये जहांगीर के समकालीन है,
वो भी उसमें 1 अरब 97 करोड़ दे रहे हैं। उन्होंने जो लिखा है उसकी टीका में उन्होंने लिखा है, अपने जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है उसमें कुछ 1 अरब 97 करोड़ वही दिया है। अलेक्जेंडर कनिंघम है जो महर्षि से पूर्व के हैं, 1814 से 1893 तक है। पंडित रघुनंदन शर्मा है, एबनर बक्सीज है, ऐसे बहुत सारे मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया। आप उस लेख को पढ़ के देखिए। जी, वैसे क्योंकि आर्य समाजों में तकरीबन संकल्प पाठ में ये 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख वाला चल रहा है ना जी? जी वो चल रहा है, और मेरे ख्याल से इस विषय में आर्य समाज जो है वो अभी विचार विमर्श की स्थिति में है। वे लोग भी विचार कर रहे हैं, इसमें थोड़ी बातचीत अभी चल रही है जी तो हमारा पक्ष है वो 1 अरब 97 करोड़ का ही है। जी, ओम आचार्य जी। ठीक है, धन्यवाद जी। ओम आचार्य जी, आपने जिस लेख का जिक्र किया, जरा नाम दोबारा बताएंगे? ये 1944 का जो हमारा वर्तमान का जो आर्ष पत्रकम है, इसका है ये देखिए प्रश्न 34। यह है सृष्टि संवत का ऐतिहासिक सत्यापन। जी ठीक। और अगर आप पिछले वर्षों का देखेंगे तो जैसे 1943 का था, ये 2 वर्ष प्रकाशित हुआ है। यह है सृष्टि संवत का गणितीय सत्यापन। इसमें गणित से यह बताने की प्रयास किया गया है कि कौन सा सृष्टि संवत गणितागत सही तथ्य देता है। देखिए एक सामान्य सी बात है, सिद्धांत ग्रंथों में यह है कि कलयुग के आदि में सभी ग्रह जो है वो शून्य भोगांश पर थे। तो आप जिस भी विधि से सृष्टि संवत का आगणन करें, अगर सृष्टि संवत के आगणन से फिर आप ये आगे की अभी कक्षाओं में आएगा कि सृष्टि संवत से हम गणित में करते क्या है। सृष्टि संवत से हम आहरगण निकालते हैं कि कितने दिन हो गए तब से आज तक, फिर हम ये निकालते हैं कि ग्रह स्पष्ट कितना है। तो जो सृष्टि संवत आपको कलयुगादि में सभी ग्रह शून्य भोगांश में दिखा दे वो सही है। तो पिछले 2 वर्षों में ये गणितीय सत्यापन का लेख प्रकाशित हुआ था, इसमें बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी, और इस वर्ष में इसका ऐतिहासिक सत्यापन प्रस्तुत किया गया है। आप इन दोनों लेखों को देखें जरूर। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम कक्षा को यहाँ पे विराम कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विभू जी। ज्ञानवर्धक तो कक्षा रहती ही है, और आज आपने प्रश्न पूछकर इसे बहुत ही रोचक बना दिया, और प्रश्नों से पूरा एक स्लाइड तैयार हो गया जो सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का कक्षा में आने के लिए और बिल्कुल अनुशासन से शांतिपूर्ण रूप से कक्षा को सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और फिर कक्षा को विराम करते हैं। सर्वे आप सभी को स्वागत है गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। नमो नमः सर्वेभ्यो। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी।